आधुनिक भारतीय इतिहास मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यूनिट नंबर 4 स्पेक्ट्रम की बुक के साथ सुधार आंदोलन इस इकाई से दो अध्यायों को हम पढ़ने वाले हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, साधारण विशेषताएं और सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों का अवलोकन। सबसे पहले अध्याय जो पहला है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इसकी साधारण विशेषताएं अध्याय 8 को पढ़ेंगे। यानी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन और उनकी साधारण विशेषताएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुधार की भावना को बल देने वाले कारक। मतलब ऐसे कौन से कारक थे जिन्होंने सुधार को प्रेरित किया। ठीक, 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक नवीन बौद्धिक लहर चली जिसके फलस्वरूप जागृति के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। तर्कवाद तथा अन्वेषणा की भावना ने यूरोपीय समाज को प्रगति प्रदान की। भारत का एक नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग भी तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। इन पाश्चात्य शिक्षित भारतीयों ने इस नव ज्ञान से प्रभावित होकर सामाजिक और धार्मिक सुधार का कार्य प्रारंभ किया। तर्कवाद व नव चेतना के आधार पर परिवर्तन की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई उसे पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई। पुनर्जागरण की प्रक्रिया में पुरातन मान्यताओं विश्वासों को पर प्रहार किए गए और विभिन्न कुरीतियों का परित्याग कर नव ज्ञान एवं नई मान्यताओं को अपनाने और पर बल दिया गया। ब्रिटिश शासन का प्रभाव। भारत की भूमि पर उपनिवेशी शासन के प्रभाव ने आधुनिक भारतीय इतिहास के अत्यंत संवेदनशील चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन के तले भारतीय समाज एवं संस्कृति में व्यापक परिवर्तन आया और वह परंपरागत छवि से दूर हो गया। अंग्रेजों से पूर्व जितने भी बाह्य आक्रमणकारी भारत आए, या तो वे भारतीय समाज एवं संस्कृति में कोई दूरगामी प्रभाव नहीं डाल सके या फिर यहीं की सभ्यता एवं संस्कृति में समाहित हो गए। किंतु अंग्रेजों का भारत में आगमन ऐसे समय में हुआ जब यूरोप में आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति की बयार बह रही थी एवं मानवतावाद, तर्कवाद, विज्ञान एवं वैज्ञानिक अन्वेषण की अपनी महत्ता स्थापित करते जा रहे थे। सामाजिक दशाओं एवं रूढ़िवादिता के सुधार। सामाजिक दशाओं एवं रूढ़िवादिता के सुधार के कारण, मतलब सामाजिक दशाओं एवं रूढ़िवादिता के कारण सुधार। अब ऐसे कौन से कारण है जो सामाजिक दशाओं और रूढ़िवादिता के कारण सुधार आए। सबसे पहले हम समझेंगे धार्मिक और सामाजिक कुरीतियां। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज धार्मिक अंधविश्वासों और धार्मिक कुरीतियों में से जकड़ा हुआ था। हिंदू समाज बुराइयों, बर्बरता, अंधविश्वासों से ओतप्रोत था। पुरोहित समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए थे। जन सामान्य पर विभिन्न कर्मकांडों और निरर्थक धार्मिक कृतियों की सहायता से वर्चस्व स्थापित कर चुके थे। उन्होंने शिक्षा, ज्ञान एवं धार्मिक क्रियाकलापों को अपना विशेष अधिकार बताया और उनकी सहायता से जन सामान्य के मनोमस्तिष्क पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा की। महिलाओं की दयनीय स्थिति। भारतीय समाज व्यवस्था भी इतनी ही दयनीय थी, मतलब भारतीय सामाजिक व्यवस्था भी इतनी ही दयनीय थी। समाज में सबसे निम्न स्थिति स्त्रियों की थी। लड़की का जन्म अपशकुन, उनका विवाह बोझ एवं वैधव्य, मतलब लड़की का जन्म अपशकुन माना जाता था और उसका विवाह बोझ और इसके अलावा वैधव्य जो है श्राप समझा जाता था। वैधव्य का मतलब है विडोहुड, मतलब विधवापन जो था उसका श्राप समझा जाता था। जन्म के पश्चात बालिकाओं की हत्या कर दी जाती थी। बाल विवाह समाज की एक अन्य कुरीति थी। बहु विवाह की प्रथा समाज में व्याप्त थी और बंगाल में कुलीनवाद के अंतर्गत यहाँ तक कि वृद्ध बेहद कम उम्र की लड़कियों से विवाह करता था। स्त्रियों का वैवाहिक जीवन अत्यंत दयनीय एवं संघर्षपूर्ण था। यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती, यहाँ तक कि ऊंची जातियों में भी, तो उसे बलपूर्वक पति की चिता में जलने को बाध्य किया जाता। इसे सती प्रथा के नाम से जाना जाता है। महिलाओं की दयनीय स्थिति देखें तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था भी इतनी दयनीय थी। समाज में सबसे निम्न स्थितियां स्त्रियों की थी। लड़के का जन्म अपशकुन, उसका विवाह जो है बोझ और उनका जो वैधव्य है वो श्राप समझा जाता था। जन्म के पश्चात बालिकाओं की हत्या कर दी जाती थी। बाल विवाह समाज की एक अन्य कुरीति थी। इसके अलावा बहु विवाह की प्रथा समाज में व्याप्त थी। बंगाल में
कुलीनवाद के अंतर्गत यहाँ तक कि वृद्ध व्यक्ति बेहद कम उम्र की लड़कियों से व्यवहार करता था। स्त्रियों का वैवाहिक जीवन अत्यंत दयनीय एवं संघर्षपूर्ण था। यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे बलपूर्वक पति की चिता में जलने के लिए बाध्य किया जाता। इसे सती प्रथा के नाम से जाना जाता था। राजा राम मोहन राय ने इसे शास्त्र की आड़ में हत्या की संज्ञा दी। सौभाग्यवश यदि कोई स्त्री इस क्रूर प्रथा से बच जाती थी तो उसे शेष जीवन अपमान, तिरस्कार, उत्पीड़न एवं दुख में बिताने पर बाध्य होना पड़ता था। इसके अलावा जातिगत भेदभाव की समस्या देखें तो जाति प्रथा भी समाज की महत्वपूर्ण बुराई थी। वर्ण या जाति का निर्धारण केवल वैदिक कर्म कांडों के आधार पर होता था। इस जाति व्यवस्था में सबसे निचली सीढ़ी पर अनुसूचित जाति के लोग थे जिन्हें समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था तथा उन्हें अछूत माना जाता था। इन अछूतों या अस्पृश्यों की संख्या पूरी हिंदू जनसंख्या का 20% से भी अधिक थी। अस्पृश्य भेदभाव एवं अनेक प्रतिबंधों के शिकार थे। इस व्यवस्था ने समाज के कई वर्गों या समूहों में विभक्त कर दिया। आगे चलकर यह व्यवस्था राष्ट्रीय एकीकरण एवं विकास में महत्वपूर्ण बाधा सिद्ध हुई। ये भी देखा गया कि जातिगत चेतना विशेष रूप से विवाह के संबंध में मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के बीच भी मौजूद थी, जिन्होंने अस्पृश्यता का भी अनुसरण किया, लेकिन कम उग्र रूप में। वर्ग चेतना ने धीरे धीरे अन्य संप्रदाय के लोगों को हिंदुओं से पृथक करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में हिंदू समाज की इस जाति व्यवस्था के कई अन्य क्षेत्रों में विसंगतियां एवं कठिनाइयां पैदा की। अस्पृश्यता की कुरीति ने इस वर्ग के लोगों को समाज से लगभग पृथक कर दिया। मानव सभ्यता एवं प्रतिष्ठा पर यह कुरीति एक शर्मनाक धब्बा था। पाश्चात्य संस्कृति का विरोध। भारत में उपनिवेशी शासन की स्थापना के पश्चात देश में अंग्रेजी सभ्यता एवं संस्कृति के प्रसार हेतु सुनियोजित प्रयास किए गए। शहरीकरण तथा आधुनिकीकरण ने भी लोगों के विचारों को प्रभावित किया। इन नवीन विचारों के विक्षोभ ने भारतीय संस्कृति में प्रसार की भावना उत्पन्न की तथा ज्ञान का प्रसार हुआ। प्रबुद्ध भारतीयों में नवीन जागृति। आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति में विदेशी शक्तियों को पराजित करने की चेतना ने जागृति की नई किरण फैलाई। धीरे धीरे यह चेतना जागृत होने लगेगी। भारतीय सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में दुर्बलता के कारण भारत जैसा विशाल देश मुट्ठी भर विदेशियों के हाथों में चला गया है। यह भी महसूस किया जाने लगा कि भारत सभ्यता की दौड़ में काफी पिछड़ गया है। इस सोच ने एक प्रतिक्रियावादी स्वरूप को जन्म दिया। इसी समय कुछ पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त बंगाली नवयुवकों ने इस सोच से अभिप्रेत होकर भारतीय सभ्यता एवं विकास में काफी पीछे छूटते जा रहा है, प्राचीन मान्यताओं एवं मूल्यों पर कुठाराघात किया तथा मांस एवं शराब के सेवन जैसे खान पान के पाश्चात्य तरीकों को अपना लिया। इससे ये अवश्य परिलक्षित होने लगा कि शायद भारतीय समाज अब सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन दौर से गुजरने वाला है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद के उफान ने भारत की सामाजिक धार्मिक संस्थाओं को भी प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। इन कारणों ने शीघ्र ही पुनर्जागरण की प्रक्रिया के उद्भव में विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। विभिन्न कारक यथा राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास, नई आर्थिक शक्तियों के अभ्युदय, शिक्षा के प्रसार, आधुनिक पाश्चात्य मूल्य एवं संस्कृति के प्रभाव तथा विश्व समुदाय को सशक्त करने की सोच ने सुधार के मार्ग को प्रशस्त किया। भारत में 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधारों की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई वह उपनिवेशी शासन की उपस्थिति का ही प्रभाव था, लेकिन कहीं भी उपनिवेशी शासकों ने इसे प्रारंभ नहीं किया। सुधार का सामाजिक एवं विचारधारात्मक आधार। सुधार का सामाजिक एवं विचारधारात्मक आधार। मध्य वर्ग का आधार। भारत में जो सामाजिक धार्मिक परिवर्तन प्रारंभ हुए उनका मुख्य सामाजिक आधार उभरता हुआ मध्य वर्ग एवं शिक्षित का मतलब परंपरागत रूप से शिक्षित और पाश्चात्य शिक्षा से प्राप्त शिक्षित बौद्धिक वर्ग ही, मध्य और शिक्षित बौद्धिक वर्ग ही उभरता हुआ इसमें दिखाई दिया। किंतु पश्चिम में जन्मी तत्कालीन चेतना और बुर्जुआई मूल्यों तथा पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त बुर्जुआ रहित सामाजिक आधार के महत्वपूर्ण टकराव था। 19वीं शताब्दी के बौद्धिक वर्ग ने, जो मुख्यतः यूरोप का मध्य वर्ग था, मानवतावाद एवं विज्ञानवाद के प्रसार से नवीन चेतना आई। मध्यकालीन मूल्यों और प्रथाओं को वर्तमान समय हेतु प्रासंगिक बनाने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। तब उन्होंने पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार जैसी विचारधारा का सहारा लेकर समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार की प्रक्रिया में जिस वर्ग ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका
निभाई। वह कोई औद्योगिक व्यापारी वर्ग नहीं था, अपितु वे सरकारी कार्यालय में कार्यरत व्यक्ति, शिक्षक, पत्रकार, वकील एवं चिकित्सक जैसे लोग थे, जिनके हित कहीं न कहीं एक दूसरे के समान थे। बौद्धिक कसौटी। वे महत्वपूर्ण आधार जिन्होंने सुधार आंदोलनों को वैचारिक धरातल प्रदान किया, उनमें धार्मिक सार्वभौमिकता, मानवतावाद एवं तर्कवाद प्रमुख थे। सामाजिक प्रासंगिकता के औचित्य हेतु तर्कवाद को प्रस्तुत किया गया। राजा राम मोहन राय का दृढ़ विश्वास था कि सभी धर्मों में विश्वास, एकता में आस्था, निर्गुण ईश्वर की उपासना एवं जाति प्रथा में अविश्वास ही सर्वप्रमुख कारक हैं। उन्होंने प्राचीन विशेषज्ञों को उद्धृत किया तथा मानवीय तर्क शक्ति में आस्था प्रकट की, जो उनके विचार से प्राच्य या पाश्चात्य किसी भी सिद्धांत की अंतिम कसौटी है। अक्षय कुमार दत्त ने भी स्पष्ट किया कि तर्कवाद या हेतुवाद ही हमारा मुख्य अभिप्रेरक तत्व है। उन्होंने बताया कि समस्त प्राकृतिक एवं सामाजिक मान्यताओं को यांत्रिक प्रक्रिया की तरह समझना एवं विश्लेषित करना चाहिए। इन मान्यताओं एवं विश्वासों का प्रतिफल था कि जहां एक और ब्रह्म समाज का ये मानना था कि कोई भी पुस्तक न तो ईश्वर है और न ही देवी देवता है, क्योंकि कोई भी पुस्तक पूर्णतया त्रुटि विहीन नहीं हो सकती, चाहे वह धार्मिक पुस्तक ही क्यों ना हो। वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ आंदोलन में जोर दिया गया कि इस्लामिक शिक्षाओं की व्याख्या वर्तमान युग के परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम धर्म की कुरीतियों पर कड़े प्रहार किए और उन्हें तत्कालीन परिस्थितियों में अप्रासंगिक बताया। कई अन्य बुद्धिजीवियों एवं चिंतकों ने भी धर्म संस्कृति के परंपरागत स्वरूप को बदलने की पहल की तथा सत्यता, प्रासंगिकता तथा तर्कवाद के आधार पर उसे पुनर्व्याख्यायित करने पर जोर दिया। स्वामी विवेकानंद के भी धार्मिक विचार अत्यधिक प्रगतिशील एवं भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप थे। उन्होंने भारतीय दर्शन एवं उसकी श्रेष्ठ परंपरा को सर्वोपरि घोषित किया। इसी समय विभिन्न वैज्ञानिक अन्वेषणों एवं वैज्ञानिक तर्कों को भी चिंतकों ने अपनी अवधारणाओं को पुष्ट करने का आधार बनाया। उदाहरणार्थ, अक्षय कुमार दत्त ने चिकित्सकीय तर्कों द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि बाल विवाह हानिकारक था। कई अन्य मान्यताओं को भी विज्ञानवाद के आधार पर अप्रासंगिक सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। यद्यपि इस काल में धर्म सुधारकों ने अपने धर्म को सुधारने का प्रयत्न किया, किंतु उनका दृष्टिकोण किसी एक धर्म तक सीमित न रहकर सार्वभौमिक था। राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म के अतिरिक्त ईसाई धर्म के भी अनेक गलत रीतियों रिवाजों को सार्वजनिक किया। उनका विश्वास था कि मूलतः सभी धर्म एक ही शिक्षा देते हैं। उन्होंने सभी धर्मों की मौलिक एकता पर बल दिया और एकेश्वरवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सर सैयद अहमद खान का मानना था कि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य एक ही है, भले ही उनका तरीका भिन्न भिन्न हो। केशव चंद्र सेन के विचार भी इस संबंध में उदारवादी थे तथा उन्होंने कहा कि विश्व के सभी धर्म सच्चे हैं। अंग्रेज सरकार के रवैये ने भी भारतीय समाज में सुधार आंदोलन शुरू करने की प्रेरणा दी। अंग्रेजों की आंतरिक मंशा थी कि भारतीय समाज के एक वर्ग को ऐसे पाश्चात्य रंग में रंगा जाए जिससे वे ब्रिटिश हितों की रक्षा कर सकें। अंग्रेज सरकारी अधिकारियों का ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो शारीरिक रूप से भारतीय एवं मानसिक रूप से अंग्रेज हो। इस मंशा के पीछे मुख्य बात यह थी कि भारत जैसे विशाल देश में प्रशासन के सफल संचालन हेतु अधिकारियों की एक विशाल फौज की आवश्यकता थी। इस कार्य के लिए सभी पदों पर अंग्रेजों को नियुक्त करना अत्यंत कठिन कार्य था। फलतः वे चाहते थे कि भारतीय बुद्धिजीवियों का ऐसा वर्ग होना चाहिए जो ब्रिटिश हितों का पक्ष पोषण कर सके। सामाजिक सुधार आंदोलन ने मानवीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस बात को प्रमुखता से इंगित किया गया कि कोई भी परिवर्तन तभी उपयोगी है जब उससे मानवीय कल्याण के उद्देश्यों की पूर्ति होती हो। इसलिए इस आंदोलन में ऐसे पाखंडी कर्मकारों को अनावश्यक बताया गया जिससे कठिनाइयां एवं लाभ कम हो। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में सामाजिक सुधारकों का अनेक अवसरों पर धार्मिक अगुवाओं से तीव्र टकराव भी हुआ, क्योंकि सभी समाज सुधार आंदोलन मुख्यतया धार्मिक आडंबरों एवं कर्म कांडों की भर्त्सना करते थे। सुधार आंदोलनों की दो धाराएं। सुधार आंदोलनों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में सुधारवादी आंदोलन और सुधारवादी आंदोलन जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन और आर्य समाज और देवबंद आंदोलन जैसे पुनर्जागरणवादी आंदोलनों में विभाजित किया जा सकता है। सुधारवादी और पुनर्जागरणवादी आंदोलन के बीच में केवल अंतर यही था कि वे किस सीमा तक परंपरा पर या तर्क पर एवं चेतना पर निर्भर करते हैं। सामाजिक सुधार की दिशा। 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन केवल धर्म तक सीमित नहीं रहे, अपितु इनका धर्म से ज्यादा प्रभाव सामाजिक क्षेत्र में पड़ा। भारतीय समाज में कई ऐसी मान्यताएं व प्रथाएं विद्यमान थी जिनका आधार अंधविश्वास एवं अज्ञान था। इनमें से कई प्रथाएं अत्यंत क्रूर एवं अमानवीय थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्या इत्यादि।
समाज में अशिक्षा व घोर अंधविश्वास था। पूरा का पूरा सामाजिक ढांचा अन्याय व असमानता पर आधारित था। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत का सामाजिक स्वरूप अपरिवर्तनशील एवं स्थिर था। गांव आत्मनिर्भर थे एवं संकुचित दायरे में सिमटे हुए थे। सामाजिक व्यवस्था में वर्ण एवं जाति प्रथा अत्यंत सुदृढ़ थी। संपूर्ण सामाजिक क्रियाकलापों का निर्धारण जाति के आधार पर ही होता था। ब्रिटिश राज की स्थापना के पश्चात पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार प्रसार हुआ, जिससे नव जागृति आई। ब्रिटिश आधिपत्य ने भारत के खोखलेपन एवं फूट को उजागर कर दिया। इसके पश्चात चिंतनशील एवं बुद्धिजीवी भारतीयों ने समाज की कुरीतियों एवं त्रुटियों को सार्वजनिक किया तथा उन्हें दूर करने के प्रयत्न किए। वे पश्चिमी मानवतावाद, तर्कवाद, राष्ट्रवाद एवं विज्ञानवाद से गहरे प्रभावित हुए। इन बुद्धिजीवियों ने पाश्चात्य एवं भारतीय संस्कृति की तुलनात्मक अध्ययन कर इनकी कमियों की ओर इंगित किया। पक्षपातपूर्ण अंग्रेजी व्यापारिक नीतियों के फलस्वरूप नए बिचौलियों तथा व्यापारियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जिससे अंग्रेजों के संपर्क के कारण पाश्चात्य विचारों का प्रसार हुआ। अंग्रेजी को शिक्षा का अनिवार्य माध्यम बनाए जाने से ऐसे वर्ग का उदय हुआ जिसने अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त कर पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन किया तथा भारतीय समाज एवं संस्कृति की खामियों का पता लगाया। हालांकि भारत में आधुनिक ढंग की पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, उपन्यास इत्यादि के प्रकाशन का श्रेय अंग्रेजों को ही है। प्रेस के विकास से वैचारिक आदान प्रदान में तेजी आई। 1853 के पश्चात रेलवे के विकास ने भी इस दिशा में सहयोग किया। लोगों ने सामाजिक गतिशीलता आई। ईसाई मिशनरियों ने भारतीय समाज में प्रचलित अनेक बुराइयों और अमानवीय प्रथाओं की भर्त्सना की। फलतः इस ओर भी लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ। सरकार के दृष्टिकोण ने भी समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ करने की प्रेरणा दी। वे भारतीय समाज में परिवर्तन करके उसे पश्चिमी समाज के अनुकूल बनाना चाहते थे। फलतः एक और जहाँ उन्होंने ईसाई मिशनरियों को भारतीय संस्कृति और समाज की निंदा करने के लिए प्रोत्साहित किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने भारतीय समाज सुधारकों को भी अपना योगदान दिया। भारत में समाज सुधार के प्रारंभिक संगठनों में सामाजिक सभा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इत्यादि प्रमुख थे। भारतीय समाज सुधार के प्रारंभिक संगठनों में सामाजिक सभा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इत्यादि प्रमुख थी। ज्योतिबा फूले, गोपाल हरि देशमुख, केटी तेलंग, इसके अलावा BM मालाबारी, इसके अलावा DK कर्वे, श्री नारायण गुरु, इसके अलावा EV रामास्वामी नायकर एवं BR अम्बेडकर इत्यादि प्रमुख व्यक्तित्व थे जिन्होंने प्रारंभिक समाज सुधारकों का कार्य किया। समाज सुधार के बाद के वर्षों में इससे और सुयोग्य नेतृत्व मिला। मोटे तौर पर समाज सुधार अभियान के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, समाज में स्त्रियों की दशा में सुधार लाना और दूसरा, समाज से अस्पृश्यता को दूर करना। स्त्रियों की दशा में सुधार के प्रयास। सामाजिक सुधारकों ने सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। समाज में स्त्रियों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। उन्होंने पुरुषों से नीचा समझा जाता था। समाज में स्त्रियों की अपनी कोई पहचान नहीं थी। उनकी ऊर्जा, योग्यता, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी बुराइयों पर की बलि चढ़ गए थे। हिंदू मुस्लिम दोनों ही समाज में महिलाएं आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पुरुषों पर आश्रित थी। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने की मनाही थी। हिंदू स्त्रियों को संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था तथा विवाह में उनकी सहमति नहीं ली जाती थी। मुस्लिम स्त्रियों को हालांकि संपत्ति का अधिकार था, परंतु उन्हें पुरुषों की तुलना में आधी संपत्ति ही दी जाती थी। लेकिन तलाक में पुरुष और महिलाओं में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। बहुपत्नी प्रथा हिंदू एवं मुस्लिम दोनों में समुदायों में प्रचलित थी। पत्नी एवं मातृत्व दो ही ऐसे अधिकार क्षेत्र थे जहां महिलाओं के समाज में थोड़ी बहुत मान्यता प्राप्त थी। सामान्यतः महिलाओं को उपभोग की वस्तु माना जाता था। ऐसी अवधारणा थी कि उनका जन्म पुरुषों की सेवा करने के लिए ही हुआ है। समाज में उनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं था। उनकी सभी गतिविधियों, क्रियाकलापों का निर्धारण पुरुषों द्वारा किया जाता था। यद्यपि समाज के कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनमें महिलाओं ने उल्लेखनीय कार्य किए थे, किंतु ऐसी महिलाओं की संख्या अत्यल्प थी, उन्हें अंगुलियों पर गिना जा सकता है। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि जब कभी भी महिलाओं की उपेक्षा की गई तब सभ्यता अवनति की ओर उन्मुख हुई है। समाज सुधार अभियान, स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहाँ महिलाओं ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। भारतीय संविधान में महिलाओं की दशा सुधारने हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं। सभी समाज सुधारकों ने महिलाओं की दशा सुधारने हेतु अपना ध्यान केंद्रित किया और अपील की कि महिलाओं को समाज में उनका दर्जा प्रदान किया जाए। समाज सुधारकों ने घोषित किया कि ऐसा कोई भी समाज सभ्य एवं विकसित नहीं हो सकता जहाँ महिलाओं से भेदभाव किया जाता हो, उनकी स्थिति दोयम दर्जे की हो।
समाज सुधारकों ने स्त्रियों के विरुद्ध आरोपित की गई विभिन्न कुरीतियों यथा बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा इत्यादि की तीखी आलोचना की और इन्हें दूर करने के लिए प्रशंसनीय कदम उठाए। इन्होंने सरकार से भी अपील की कि वह समाज में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए दशा सुधारने हेतु पहल करे और स्त्रियों से संबंधित विभिन्न कुप्रथाओं पर कठोर कदम उठाए। उन्होंने मांग की कि महिलाओं की मध्यकालीन और सामंतकालीन छवि को दूर किया जाए। महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु उठाए गए कदम। समाज सुधारकों के इन प्रयासों का प्रतिफल था कि सरकार ने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए और ऐसे अनेक कानून बनाए। पहला, सती प्रथा। राजाराम मोहन राय ने सती प्रथा को स्त्रियों के साथ किया गया घोर अन्याय बताते हुए इसे समस्त हिंदू समाज के लिए शर्मनाक कहा। उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि सरकार ने सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित किया तथा ऐसा करने वालों को दंड देने का नियम बनाया। सरकार ने स्त्री को बलपूर्वक जलाए जाने की हत्या के बराबर अपराध घोषित कर दिया तथा इस प्रथा को प्रोत्साहित करने वालों को एक फौजदारी का मुकदमा चलाने की घोषणा की। 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध एक कानून पास करके 17वें नियम के अनुसार विधवाओं का जीवित जलाना बंद कर दिया। सबसे पहले ये नियम बंगाल में लागू किया गया, फिर 1830 में ये मद्रास और मुंबई में भी लागू कर दिया गया। इसके अलावा शिशुवध, ये क्रूर प्रथा बंगाली एवं राजपूतों में प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार आर्थिक बोझ मानकर अन्य कारणों से बालिकाओं की बचपन में ही हत्या कर दी जाती थी। प्रबुद्ध भारतीयों और अंग्रेज दोनों ने ही इस प्रथा की तीव्र आलोचना की। अंततः कानून बनाकर शिशु हत्या को साधारण हत्या के बराबर अपराध मान लिया गया। भारतीय रियासतों के रेजिडेंट से भी कहा गया कि ऐसे मामले को सदोष मानव हत्या के बराबर अपराध माने। 1795 में बंगाल में 21वें अधिनियम और 1804 में तीसरे अधिनियम के अनुसार कानूनी तौर पर शिशु हत्या को मानव हत्या के बराबर अपराध घोषित कर दिया गया। 1870 में इस प्रथा को रोकने के लिए कुछ और कानून बनाए गए। 1795 में बंगाल में 21वें अधिनियम और 1804 में तीसरे अधिनियम के अनुसार कानूनी तौर पर शिशु हत्या को मानव हत्या के बराबर घोषित किया गया और 1870 में इस प्रथा पर रोकने के लिए कुछ अन्य कानून भी बनाए गए। इसके अलावा बात करें विधवा पुनर्विवाह, यह ब्रह्म समाज के कार्य क्षेत्रों में एक अत्यंत प्रमुख मुद्दा था। ब्रह्म समाज द्वारा इसे लोकप्रिय बनाने तो सराहनीय कार्य किया गया, लेकिन इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 का था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के आचार्य थे। उन्होंने संस्कृत में वैदिक उल्लेखों से ये सिद्ध किया कि वेद विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देते हैं। उन्होंने लगभग 1,000 हस्ताक्षरों से युक्त एक प्रार्थना पत्र सरकार को भेजा। अंततः उनके प्रयत्नों से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना 1856 में, जिसके अनुसार विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और ऐसे विवाह से उत्पन्न हुए बच्चे वैध घोषित किए गए। महाराष्ट्र में जगन्नाथ शंकर शेठ एवं भाऊदाजी ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की। 1852 में गुजरात में सत्य प्रकाश की स्थापना करके करसोन दास मूल जी ने भी विधवा पुनर्विवाह की दिशा में सराहनीय प्रयत्न किए। इसी प्रकार के प्रयास बम्बई में फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर D.K. कर्वे और मद्रास में वीरेशलिंगम पंतुलु ने भी किए। मद्रास में वीरेशलिंगम पंतुलु ने भी किए। प्रोफेसर कर्वे ने विदुर होने पर 1893 में स्वयं एक विधवा से विवाह किया। वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। 1899 में उन्होंने पूना में एक विधवा आश्रम स्थापित किया प्रोफेसर कर्वे ने, जिसमें विधवाओं को जीविकोपार्जन के साधन प्रदान किए गए। 1906 में उन्होंने मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। भारतीय महिला विश्वविद्यालय 1906 मुंबई। भारत में पहला कानूनी विधवा पुनर्विवाह 7 दिसंबर 1856 को कलकत्ता में संपन्न हुआ। 7 दिसंबर 1856। इसके साथ ही B.M. मालाबारी, नर्मदा, इसके अलावा जस्टिस गोविंद महादेव रानाडे और के नटराजन ने भी विधवा पुनर्विवाह की दिशा में सराहनीय प्रयास किए। अब हम समझते हैं बाल विवाह का नियंत्रण। समाज सुधारकों ने बाल विवाह का भी तीव्र विरोध किया, जिसके फलस्वरूप 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पास किया गया। इसमें 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह वर्जित कर दिया गया, लेकिन ये कानून बहुत प्रभावी नहीं हो सका। अंत में एक पारसी धर्म सुधारक V.M. मालाबारी के प्रयत्नों से 1891 में
सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं पर विवाह पर रोक लगा दी गई। हरविलास शारदा के अथक प्रयत्नों से 1930 में शारदा एक्ट पारित हुआ। हरविलास शारदा 1930 शारदा एक्ट। इस एक्ट द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के एवं 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया। शारदा एक्ट 1930 हरविलास शारदा, और 18 से कम लड़का और 14 से कम लड़की का विवाह अवैध घोषित कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत सरकार ने 1978 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम संशोधित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने 1978 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम संशोधित किया, जिसके साथ ही बालक की विवाह 18 की आयु से बढ़ाकर 21 एवं बालिका की 14 से बढ़ा करके 18 कर दी गई। ऐसा कब किया गया? तो ऐसा किया गया 1978 में, और यह बाल विवाह निरोधक अधिनियम संशोधित करके बनाया गया। इसके साथ ही इसमें बाल विवाह करने वालों के विरुद्ध दंड का भी प्रावधान किया। अब हम समझते हैं स्त्री शिक्षा को। तो 19वीं शताब्दी में समाज में ये भ्रांति व्याप्त थी कि हिंदू शास्त्र स्त्री शिक्षा की अनुमति नहीं देते हैं और शिक्षा ग्रहण करने पर देवता उसे वैधव्य का दंड देते हैं। इस दिशा में सबसे पहले प्रयास ईसाई मिशनरियों ने किया। 1819 में कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। 1819 में 1849 में कलकत्ता एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष जेईडी बेथुन और बेथुन स्कूल की स्थापना की। जेईडी बेथुन ने बेथुन स्कूल की स्थापना 1849 में की। 1819 में ईसाई मिशनरियों ने प्रयास किया और कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना 1819 में हुई। 1849 में कलकत्ता एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष जो हैं जेईडी बेथुन ने बेथुन स्कूल की स्थापना की। बेथुन द्वारा किया गया प्रयास स्त्री शिक्षा की दिशा में की गई पहली सशक्त पहल थी, किंतु स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में ईश्वरचंद्र विद्यासागर की देन महान है। वे बंगाल के कम से कम 35 बालिका विद्यालयों से संबंध थे। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों को सदैव याद किया जाएगा। बम्बई के एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने भी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच ने भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया। 1914 में स्त्री चिकित्सा सेवा ने स्त्रियों को नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का सराहनीय कार्य किया। 1916 में जब प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने भारतीय महिला महाविद्यालय की स्थापना की तो ये स्त्री शिक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। 1916 में प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसी वर्ष दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई 1916 में ही। 1880 में डफरिन हॉस्पिटल की स्थापना हुई। 1880 में डफरिन हॉस्पिटल की स्थापना के पश्चात महिलाओं को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाने लगी। स्वदेशी अभियान, बंगाल विभाजन विरोधी अभियान एवं होम रूल आंदोलन कुछ ऐसे कार्यक्रम थे जो प्रारंभिक तौर पर घरों की चार दीवारी में कैद रखने वाली महिलाओं ने इनसे उत्साहित होकर भाग लिया। 1918 के पश्चात महिलाएं उग्र विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने लगी। उन्होंने लाठीचार्ज, गोलियों का भी सामना किया। उन्होंने ट्रेन यूनियन आंदोलनों, किसान आंदोलनों, अन्य अभियानों में भी सक्रिय रूप से हिस्सेदारी निभाई। उन्होंने न केवल स्थानीय निकायों और विधानसभा चुनावों में वोट देना प्रारंभ कर दिया, बल्कि इन चुनावों में खड़े होकर विजय भी प्राप्त की। 1925 में सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। 1925 में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। बाद में वे 1947 से 1949 तक संयुक्त प्रांत की राज्यपाल भी रही सरोजिनी नायडू। 1920 के पश्चात जागृति एवं आत्मविश्वास से स्फूर्त महिलाओं ने महिला अभियान भी प्रारंभ कर दिए। महिलाओं द्वारा अनेक संस्थाओं एवं संगठनों की स्थापना की गई। इसी क्रम में 1927 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन किया गया। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन 1927 में किया गया। अब हम समझते हैं महिला संगठन। वर्ष 1910 में सरला देवी चौधरानी ने इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक का संचालन किया। एक महिला द्वारा गठित पहला बड़ा भारतीय महिला संगठन माने जाने वाले संस्थान के उद्देश्यों में महिलाओं हेतु शिक्षा का संवर्धन, पर्दा प्रथा का उन्मूलन, समस्त भारत में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बेहतर करना शामिल थे। सरला देवी का मानना था कि महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने वाला आदमी मनु के कवच में रहता है। रमाबाई रानाडे ने बॉम्बे में 1904 में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत महिला सोशल कॉन्फ्रेंस भारत महिला परिषद की नींव रखी। पंडिता रमाबाई सरस्वती ने महिलाओं की बेहतरी कार्य करने के लिए
पंडित रमाबाई सरस्वती ने महिलाओं की बेहतरी कार्य करने के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा आयोग के सम्मुख भारतीय महिलाओं की शैक्षिक पाठ्यक्रम में सुधार करने की वकालत की, जिसे महारानी विक्टोरिया को भेजा गया। इसके परिणाम स्वरूप लेडी डफरिन कॉलेज के महिलाओं के लिए चिकित्सा शुरू की गई। बाद में रमाबाई रानडे ने बम्बई में आर्य महिला समाज की एक शाखा स्थापित की। 1925 में भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद की एक राष्ट्रीय शाखा थी, की स्थापना की गई। 1925 में भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद, अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद की एक शाखा की स्थापना हुई। इसके गठन और उन्नयन में मेहरी बाई टाटा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था कि पर्दा प्रथा, जातिगत भेदभाव और स्त्री शिक्षा ने महिलाओं को सामाजिक समस्याओं के समाधान पर कार्य करने से रोका है। इसके अलावा परिषद की कार्यकारी समिति में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन महिलाओं में कार्नेलिया सोराबजी, भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर ताराबाई प्रेमचंद, और धनवान बैंकर की पत्नी शफी तैयबजी, मुंबई के अग्रणी मुस्लिम परिवारों में से एक की सदस्य, और केशव चंद्र सेन की पुत्री महारानी केशव चंद्र सेन की पुत्री महारानी सुचारू देवी शामिल थीं। आलोचकों के अनुसार इन महिलाओं द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों की शैली उच्च वर्ग की अंग्रेजी महिलाओं जैसी थी। 1927 में मार्गरेट कजिन्स द्वारा स्थापित अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस शायद धर्मनिरपेक्ष पद्धति से करने का पहला महिला संगठन था। इसकी प्रथम कॉन्फ्रेंस पुणे स्थित फर्ग्यूसन कॉलेज में आयोजित की गई। महारानी चिन्नाबाई गायकवाड़, मंगली की रानी साहिबा, सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय और लेडी दोराब टाटा इस संगठन के प्रमुख मुख्य संस्थापक थे। इस संगठन के उद्देश्यों में सामाजिक न्याय, एकता, समान अधिकार एवं अवसरों के सिद्धांतों पर कार्य समाज के लिए करना। इसके अलावा प्रत्येक मानव को जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को जन्म या लिंग के आधार पर निर्धारित न करना, नियोजित सामाजिक वितरण के माध्यम से निश्चित करना। इस उद्देश्य के लिए AIWC ने शारदा अधिनियम 1929, इसके अलावा हिंदू महिला का संपत्ति अधिकार अधिनियम 1937, कारखाना अधिनियम 1947, हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षक अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक एवं प्रबंध अधिनियम 1956, महिलाओं के अवैध एवं अनैतिक व्यवहार का दमन अधिनियम 1958, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1958-1976 जैसे विभिन्न विधायी सुधार भारत की स्वतंत्रता से पूर्व एवं पश्चात की दिशा में कार्य किया। जाति आधारित शोषण के विरुद्ध संघर्ष। प्राचीन काल में स्थापित हुई हिंदू धर्म की 4 स्तरीय जाति व्यवस्था यानी कि चतुर्वर्ण व्यवस्था कालांतर में उनके अनेक जातियों एवं उपजातियों में विभक्त हो गई। इसका प्रमुख कारण प्रजातीय सम्मेलन, भौगोलिक विस्तार एवं व्यवसाय अपनाने की प्रक्रिया में परिवर्तन था। हिंदू चतुर्वर्ण व्यवस्था के अनुसार जाति किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती हैं। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं शुद्धता की पुष्टि उसकी जाति के द्वारा होती है। जाति निर्धारित करती कि किसे शिक्षा ग्रहण करने एवं संपत्ति रखने का अधिकार है, किसे कौन सा व्यवसाय अपनाना चाहिए और किसे किस वैवाहिक संबंध स्थापित करने चाहिए। किसी भी व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों का आकलन भी इसी बात से किया जाता था और इस जन्म में वह किस जाति में पैदा हुआ है। परिधान, खान पान, वास स्थान, कृषि एवं पीने के पानी का स्रोत, मंदिर में प्रवेश अधिकार जैसे मुद्दों का निर्धारण भी जाति के द्वारा ही होता था। इस चतुर्वर्ण व्यवस्था का सबसे निंदनीय पहलू था समाज में अस्पृश्यता या छुआछूत की भावना का जन्म। जो निम्न जाति लोगों में पैदा थे उन्हें अछूत माना जाता था, उन्होंने सामान्यतः गांव से दूर बसाया जाता था, मंदिरों में उनके प्रवेश पर पाबंदी थी। इस वर्ग के लोग अनेक प्रकार के उत्पीड़न भेदभाव के शिकार थे। जातिगत भेदभाव को कम करने में सहायक कारक। पहला, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा कुछ कदम उठाए गए जिनसे कुछ सीमा तक जातिगत भावना में कमी आई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से जाति या वर्ण व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन आया। अंग्रेजों ने भी सभी जातियों के लोगों को सेना एवं अन्य प्रशासकीय क्षेत्रों में नियुक्त किया। यद्यपि तत्कालीन उच्च वर्ग के लोगों ने इसे अपना अपमान समझा और इसका विरोध भी किया, लेकिन अंग्रेजों ने इस नीति से निम्न जाति के लोगों को थोड़ा सुधार अवश्य हुआ।
संपत्ति के निजी स्वामित्व एवं भूमि से मुक्त क्रय से भी जाति समीकरणों में परिवर्तन हुए। धीरे धीरे गांवों की जाति व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन होने लगा। आधुनिक वाणिज्य एवं व्यवसाय के विकास एवं परिवहन के साधनों में तीव्र वृद्धि ने भी सामाजिक गतिशीलता में परिवर्तन हुए। अंग्रेजों ने ग्राम पंचायतों की जाति पर आधारित न्याय प्रणाली को समाप्त कर आधुनिक न्याय व्यवस्था की स्थापना, जिसमें सभी जातियों के लिए समान न्याय की प्रणाली थी। प्रशासनिक पदों एवं सरकारी कार्यालयों में भर्ती के अवसर भी सभी जाति के लिए खोल दिए गए। अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था में सभी जातियों को शिक्षा ग्रहण करने का समान अवसर प्रदान कर दिए गए। इसके अलावा दूसरा है सामाजिक सुधार आंदोलनों ने भी जाति आधारित शोषण को कम करने का काम किया। कालांतर में सामाजिक सुधार कार्यक्रमों ने भी जाति पर आधारित शोषण को कम करने का प्रयत्न किया। 19वीं शताब्दी के मध्य से विभिन्न समाज सुधार संगठनों यथा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, इसके अलावा थियोसोफिकल सोसाइटी आदि ने भी निम्न जाति के लोगों की दशा सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए। इन संगठनों ने अछूतों एवं निम्न जाति के लोगों के मध्य शिक्षा के प्रसार का कार्य किया और मंदिरों में प्रवेश दिलाने, तालाबों में जल ग्रहण करने एवं सार्वजनिक स्थानों से प्रयोग करने की दिशा में प्रयत्न किए। हालांकि कुछ समाज सुधारकों ने चतुर्वर्ण व्यवस्था को थोड़ा पक्ष लिया, लेकिन उन्होंने भी जाति प्रथा या छुआछूत की आलोचना की। इन समाज सुधारकों ने जाति प्रथा की कठोरता की निंदा की तथा जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था के निर्धारण को अनुचित बताया। उन्होंने कर्म के सिद्धांत को प्राथमिकता देने की वकालत की। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भूख से मरने के बजाय सक्रिय हो, मानव जगत के कल्याण हेतु रचनात्मक कार्यों में सहयोग करें। आर्य समाज ने शूद्रों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने, यज्ञोपवीत धारण करने तथा उच्च जाति के लोगों को समान अधिकार प्राप्त करने का समर्थन किया। इसके अलावा तीसरा है समाज को विभाजित करने के प्रयास में लगी शक्तियों के विरुद्ध स्वतंत्रता एवं समानता के सिद्धांतों से राष्ट्रीय आंदोलन ने प्रेरणा ली। राष्ट्रीय नेताओं एवं संगठनों में जाति विशेषाधिकार, समान नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष एवं सभी के स्वतंत्र विकास के सिद्धांत की वकालत की। इस अवधि में प्रदर्शन में जन भागीदारी, जनसभाओं एवं सत्याग्रह आंदोलन जैसे कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग लेने के कारण दलितों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। 1937 में विभिन्न राज्यों में कांग्रेसी सरकार बनने के पश्चात उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। कांग्रेस सरकार ने कुछ राज्यों में हरिजनों के लिए निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम भी प्रारंभ कर दिए। ट्रावणकोर, इंदौर, देवास के शासकों ने स्वयं पहल करके अछूतों को मंदिर में जाने के लिए अधिकार दे दिए। गांधी जी समाज से छुआछूत की बुराई को समूल नष्ट करने के लिए कृत संकल्पित थे। उनके विचार मानवतावादी तर्क पर आधारित थे। उनके अनुसार शास्त्र छुआछूत को मान्यता नहीं देते। यदि कुछ शास्त्रों में ऐसा प्रावधान है तो भी उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बुराई सत्यता के सिद्धांतों के विपरीत है। 1932 में उन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। इसके अलावा चौथा है शिक्षा में व्यापक प्रसार एवं जन जागृति के फलस्वरूप दलित वर्ग के लोगों में चेतना जागृत हुई और उन्होंने भेदभाव मित्रपूर्ण का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। दलितों ने उच्च वर्ग की ज्यादतियों एवं शोषण के विरुद्ध कई सशक्त आंदोलन चलाए। महाराष्ट्र में माली जाति में जन्मे ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मण वर्ग के विशेष अधिकारों को चुनौती दी। उन्होंने दलित में विशेषकर दलितों की महिलाओं में शिक्षा के प्रसार की सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता दी। इसके लिए अनेक स्कूल खोले। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो बाल्यावस्था से जाति भेदभाव के प्रत्यक्ष गवाह थे, आजीवन उच्च वर्ग के ज्यादतियों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की। उन्हीं के प्रयत्नों से प्रेरणा लेकर कई अन्य तत्कालीन दलित नेताओं ने आपस में मिलकर अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की। डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज की चतुर्वर्ण व्यवस्था की ओर घोर आलोचना की तथा स्पष्ट किया कि देश के उत्थान के लिए समाज में व्याप्त इस बुराई से दूर किया जाना चाहिए आवश्यक है। 1935 के अधिनियम में दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान किए जाने से इस वर्ग की एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। 19वीं शताब्दी के पश्चात कोल्हापुर के महाराज ने स्वयं ब्राह्मण विरोधी अभियान में प्रोत्साहन किया। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में यह अभियान दक्षिण भारत में भी फैल गया तथा कम्मास, रेड्डी, वेल्लाला एवं मुसलमानों ने भी इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। 1920 के दशक में दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नाइकर ने ब्राह्मणों के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया। अन्य दलित समर्थकों ने भी इस भांति आंदोलन में दलितों के मंदिर में प्रवेश करने पर लगी पाबंदी को हटाने की मांग करी। इसके अलावा केरल में भी श्री नारायण गुरु ने जीवन पर्यंत दलितों की दशा सुधारने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने दलितों की ऊंची जातियों के विरुद्ध संघर्ष करने की अपील की। श्री गुरु ने नारा दिया कि समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति और एक धर्म है। श्री नारायण गुरु के शिष्य सहादरन अय्यप्पन ने इन नारे को परिवर्तित करके समस्त मानव जाति के लिए कोई ईश्वर नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं का नारा दिया।
इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू जाति की अधोगामी प्रथाओं को चुनौती देते हुए 20 मार्च 1927 में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ये महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक प्रभावी सत्याग्रह था। इस दिन को भारत में सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सत्याग्रह में हजारों की संख्या में दलित लोग शामिल हुए। सवर्ण हिंदू द्वारा अछूतों को तालाब का पानी पीने का अधिकार नकारा गया था, किंतु सवर्ण हिंदू दलितों को हिंदू वर्ग का हिस्सा मानते थे। सभी हिंदू जाति समूह एवं अन्य धर्म के लोग, मुस्लिम ईसाई तक उस तालाब का पानी पी सकते थे। अम्बेडकर ने प्रथम अपने दोनों हाथों से उस तालाब का पानी पिया, फिर हजारों सत्याग्रहियों द्वारा उनका अनुकरण किया गया। दरअसल 1923 को बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा प्रस्ताव लाया गया कि वो सभी जगह जिनका निर्माण देख रेख सरकार करती है का प्रयोग सभी व्यक्ति कर सकते हैं। जनवरी 1924 में महाड़, जो कि बॉम्बे कार्य क्षेत्र का हिस्सा था, अधिनियम को नगर निगम परिषद के द्वारा लागू किया गया, लेकिन हिंदुओं के विरोध के कारण उसे अमल में नहीं लाया जा सका। इसके परिणाम स्वरूप 1927 में अम्बेडकर जी ने सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। बाद में दिसंबर 1927 में अम्बेडकर एवं उनके साथियों ने असमानता से मुक्ति के संकेत के रूप में उसी स्थान को मनुस्मृति जलाई। डॉक्टर अम्बेडकर ने सरकार के सम्मुख दलितों की समस्याओं एवं दुखों को उजागर करने के लिए 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसका उद्देश्य था शिक्षित करना, विरोध एवं संगठित करना। हिंदुओं ने इस मामले को लेकर अदालत में मामला प्रस्तुत किया। वह तालाब में गैर सरकारी संपत्ति है। दिसंबर 1937 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सभी को उस तालाब में पानी पीने की अनुमति है। इस सत्याग्रह से लोगों के मन में आत्मनिर्भरता आई। इसके अलावा पांचवा कारण है, स्वतंत्र भारत के संविधान में जातिगत व्यवस्था के आधार पर समानता को लागू करने में अस्पृश्यता के उन्मूलन की व्यवस्था की गई, परंतु इन सभी प्रयत्नों के बावजूद ब्रिटिश काली शासन में जाति प्रथा के विरुद्ध चल रहे अभियानों को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की भी कुछ सीमाएं थी जिनके चलते उच्च वर्ग या रूढ़िवादी वर्ग के विरुद्ध खुलकर संघर्ष नहीं कर सकती थी। इसके अतिरिक्त राजनीति में आर्थिक उत्थान के बिना निम्न जातियों की दशा सुधारने का असंभव था, दशा सुधारना असंभव था। इस बारे में ईमानदारी पूर्वक जो प्रयत्न किए गए वे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बने भारतीय संविधान में छुआछूत के उन्मूलन हेतु अनेक प्रावधान किए गए और इस पर अस्पृश्यता को किसी भी तरह से बढ़ावा देने के प्रयास को अनैतिक और गैर कानूनी घोषित किया गया। ये ऐसे किसी प्रतिबंध पर भी रोक लगाता है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति जाति के लिए मंदिरों, तालाबों, घाटों, जलपान गृह, छवि गृह, क्लब आदि में जाना वर्जित हो। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी कहा गया कि राज्य अपने समस्त प्रजा के समुचित उत्थान का प्रयास करेगा। वह सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विकास के समान अवसर प्रदान करेगा। किसी भी आधार पर उनके उत्पीड़न या भेदभाव पर रोक लगाएगा। ऐसे में प्रमुख विचार क्या है? यदि देश का हर किसान शिक्षित हो जाए तो भारतीय इतिहास के पन्नों में ये बात स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। ऐसा बम्बई के गवर्नर 1911 में अपने निजी पत्र में वायसराय को कहता है। ठीक। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उभरता हुआ मध्य वर्ग राजनीतिक रूप से पिछड़ा है, वह धर्म की खोज में भी इतना उत्साहित नहीं है। उसे आवश्यकता है समृद्ध सांस्कृतिक स्थायित्व की, जिससे कि वो अपनी उपेक्षा एवं उत्पीड़न को महसूस कर सके जो उसे उपनिवेशी शासन ने दी हैं। इसके अलावा महादेव गोविंद रानाडे जो कहते हैं कि जो एक बार मृत एवं दफन हो गया वह सभी के लिए सदैव के लिए मृत एवं दफन हो गया, इसलिए हमें पुनर्जीवित करने के बजाय वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके अलावा महात्मा गांधी ने कहा है कि हिंदुत्व में अस्पृश्यता एक काला धब्बा है। जब तक समाज में अस्पृश्यता का अस्तित्व है, यह न केवल समस्त हिंदू जाति के लिए अपितु पूरे देश के लिए शर्मसाक है। इस कुरीति ने हिंदू समाज को जड़ से उखाड़ फेंकेगा, तभी सच्चे अर्थों में सभ्य समाज बन सकेगा, तभी समूचे विश्व को समानता का उपदेश दिया जा सकेगा। इसके अलावा महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरी अभिलाषा है कि मेरे आंगन में सभी संस्कृतियों का एक साथ फले फूले, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे पैरों तले कोई भी संस्कृति कुचली जाए। मैं नहीं चाहता कि समाज में कोई दलित, पिछड़ा, अशिक्षित या निर्धन हो। सारांश में कहें तो सुधार आंदोलन को प्रेरित करने वाले कारकों में कौन से कारक हैं? पहला है भारत की भूमि पर उपनिवेशी शासन की उपस्थिति, ये सुधार आंदोलन को प्रेरित करने वाले कारकों में थी। इसके अलावा भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियां जैसे भेदभाव, छुआछूत, अंधविश्वास, बहु पत्नी प्रथा, मूर्ति पूजा, महिलाओं का निम्न स्तर, उच्च जातियों के एकाधिकार मूलक एवं शोषणात्मक प्रवृत्ति, ये सब सुधार आंदोलन को प्रेरित करने कारकों में थी। इसके अलावा शिक्षा का प्रसार एवं विश्व ज्ञान संबंधी जागरूकता ने भी प्रेरित किया। इसके अलावा पाश्चात्य आधुनिकीकरण शिक्षा
पाकिस्तान ने आधुनिक संस्कृति का प्रभाव एवं विश्व के विभिन्न स्थानों में तत्कालीन महाशक्तियों के पराजय। इसके अलावा 19वीं शताब्दी में लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद की अवधारणा का विकास भी सुधार आंदोलन को प्रेरित करने वाले कारकों में थी। इसके अलावा सामाजिक आधार को समझें तो मध्य वर्ग एवं पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों के एक नए वर्ग का उदय जो है वो सामाजिक आधार बना। इसके अलावा बौद्धिक आधार देखें तो तर्कवाद की अवधारणा का विकास हुआ। विश्वव्यापी धार्मिक विचारधारा, मानववाद एवं धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का विकास हुआ, जिसको बौद्धिक आधार कहते हैं। इसके अलावा सामाजिक सुधार के प्रमुख कारक देखें तो महिलाओं की स्थिति में सुधार, वे कारक जो महिलाओं की निम्नलिखित स्थिति में निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं: प्रथा प्रथा, बाल विवाह, शिक्षा का अभाव, विवाह, तलाक एवं संपत्ति के अधिकारों में असमानता। इसके अलावा बहुपत्नी प्रथा, इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, इसके अलावा सती प्रथा। ये सारे जो कारक हैं वो महिलाओं की स्थिति के लिए उत्तरदायी थे, निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी थे। और महिलाओं की स्थिति में सुधार आया, पर्दा प्रथा पर रोक लगी, बाल विवाह पर रोक लगी, शिक्षा का अभाव जो है वो दूर किया गया, विवाह तलाक, संपत्ति के अधिकारों में समानता मिली, बहुपत्नी प्रथा दूर कराया गया, विधवा पुनर्विवाह प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा सती प्रथा पर भी रोक लगाई। इसके अलावा सुधार के प्रमुख सहयोगात्मक कारक देखें तो समाज सुधार आंदोलन, इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन, इसके अलावा विभिन्न आंदोलनों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी नेतृत्व, इसके अलावा स्वतंत्र भारत का संविधान जो है सुधार के प्रमुख सहयोगात्मक कारक हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों की बात करूं तो 1829 का बंगाल रेगुलेशन एक्ट, जिसके द्वारा सती प्रथा अवैध घोषित की गई। रेगुलेशन एक्ट बंगाल का 1829, सती प्रथा अवैध। इसके अलावा 1795 में 1804 के बंगाल रेगुलेशन एक्ट, जिसके तहत बाल हत्या को जुर्म घोषित कर दिया गया, दंड एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया 1795 एवं 1804 में। 1856 का हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम, इसके अलावा 1891 का संपत्ति आयु अधिनियम, जिसके तहत विवाह की उम्र में वृद्धि की गई। 1930 का शारदा एक्ट, इसके अलावा 1954 का विशेष विवाह एक्ट, इसके अलावा 1954 का हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम, इसके अलावा 1956 का हिंदू दत्तक एवं प्रबंध अधिनियम, इसके अलावा हिंदुओं को गोद लेने के लिए पालन भत्ता देने संबंधी अधिनियम जो है 1956। इसके अलावा 1961 का मातृत्व लाभ अधिनियम, इसके अलावा 1976 का समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1978 का बाल विवाह निषेध संशोधित अधिनियम, इसके अलावा 1956 में 1986 में जो संशोधित हुआ 1956 का महिलाओं एवं लड़कियों का अनैतिक शोषण निषेध अधिनियम, इसके अलावा 1961 का दहेज निरोधक अधिनियम जो 1986 में फिर से संशोधित हुआ। 1956 का महिला एवं लड़कियों का अनैतिक शोषण जो है वो भी 1986 में संशोधित हुआ, और इसके अलावा 1961 वाला भी 1986 में संशोधित हुआ, जिसको हम दहेज निरोधक अधिनियम कहते हैं। तो इसके अलावा जाति आधारित शोषण के विरुद्ध संघर्ष देखें, संघर्ष कारक देखें जिसके कारण भारतीय जातीयता में कठोरता में कमी आई, तो उसमें उपनिवेश शासन का प्रभाव था। इसके अलावा सामाजिक सुधार आंदोलन भी थे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन भी थे, अस्पृश्यता के विरुद्ध गांधी जी के आंदोलन थे। इसके अलावा दलित जातियों में शिक्षा का प्रसार एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई, या स्वतंत्र भारत का संविधान जो है ये भी बहुत सारे कारकों में शामिल था। इसके बाद हम अध्याय पढ़ेंगे 9 सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों का अवलोकन, लेकिन अगले अध्याय में।